नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो डॉक्टर से पूछो में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जो कि हम सभी व्यक्तियों के लगभग सभी व्यक्तियों के जीवन में आती हैं और कुछ समय बाद कुछ तो चली जाती हैं और कुछ आजीवन रह जाती हैं। तो इन पर हम चर्चा करेंगे और इसके साथ ही प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर के साथ में जो परेशानियां अब हमारे जीवन में आने लगी हैं, जैसे कि आंखों की दिक्कतें जो सामने आ रही हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस रंजन। चलिए स्वागत करते हैं उनका। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्ते, धन्यवाद जी। सर, आज हम आपसे बहुत सारी चर्चा करने जा रहे हैं। एलर्जीज पर आज हम बात करेंगे और इसके साथ ही समझेंगे कि इनके कारण क्या होते हैं और इनको आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सी एलर्जी किस कारण से हो रही है, और इसके साथ ही इनके समाधान भी समझेंगे। सर, इसके साथ मैं आपसे समझना चाहूंगी कि बढ़ता हुआ प्रदूषण का जो स्तर है, कहा जा रहा है कि इसके चलते लोगों में काफी समस्याएं आ रही हैं। इनिशियल लेवल पर अगर अभी हम बात करते हैं तो आंखों की समस्या लोगों में ज्यादा समझ में आ रही है, जो जल्दी से पकड़ में भी आ रही है। लोगों को आंखों में जलन महसूस हो रही है, आंखों में रेडनेस, स्वेलिंग का एहसास भी हो रहा है। तो आपसे समझना चाहूंगी, सबसे पहले इस पॉल्यूशन और आंखों की जो समस्या है इन पर चर्चा करना चाहूंगी। समझना आपसे चाहूंगी कि क्या ये जो आंखों की समस्या सामने आ रही है, क्या इसमें पॉल्यूशन ही सबसे बड़ा फैक्टर है, या पॉल्यूशन जो है वो किस हद तक इसमें रीजन इसका माना जा सकता है आंखों की समस्या में? पॉल्यूशन एक बड़ा फैक्टर है, यह बात तो बिल्कुल सच है। पॉल्यूशन बढ़ा तो अधिक लोगों को समस्या होने लग गई, लेकिन इस बढ़े हुए पॉल्यूशन में भी 100% लोगों को तो समस्या नहीं हो रही है। कुछ लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है तो वो इसको टॉलरेट कर पा रहे हैं। वैसे ये हेल्दी सिचुएशन तो नहीं है और इस पर पॉल्यूशन बोर्ड को और सरकार को काम करनी चाहिए, लेकिन ये एक सामाजिक पहलू है, एक राजनीतिक पहलू है। व्यक्तिगत तौर पे हम इस सिचुएशन को कैसे फेस कर सकते हैं, यह भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो फिजिकल लेवल पर, यानी कि हम अपने भोजन में क्या कर सकते हैं, एनर्जी लेवल पे हम अपनी नाड़ियों पर क्या काम कर सकते हैं, और मेंटल लेवल पे हम अपने मन के तल पर क्या काम कर सकते हैं, इस पर हम समझेंगे। उससे पहले पॉल्यूशन में वातावरण में ऐसी गैसेस बढ़ जाती हैं जो नॉर्मली नहीं होनी चाहिए। तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड के डिफरेंट कंपाउंड्स, सल्फर ऑक्साइड इनके डिफरेंट कंपाउंड, अलग अलग इंडस्ट्रीज की वजह से, गाड़ियों की वजह से और धूल से भी वातावरण जो है वो प्रभावित होता है। तो सबसे पहले तो हम सबसे जल्दी फायदा जब हमें तकलीफ होती है, हम अपने एनर्जी लेवल पे काम कर सकते हैं। अपने फिजिकल लेवल पे, यानी कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और एनर्जी लेवल पे हम अपने नाड़ियों पर कैसे काम कर सकते हैं। और जब नाड़ियों पे काम करना सीख लिया हो तो अपने चक्रों पर काम कैसे कर सकते हैं। देखिए, फिजिकल लेवल पे हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने पर फोकस करना चाहिए। वैसे तो इम्यूनिटी हम मानते हैं कोई इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए होता है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए जो भी फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, जैसे पॉल्यूशन फेवरेबल नहीं है, तो उससे लड़ने के लिए भी हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। इम्यूनिटी होती है प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या खाना पीना चाहिए, ये ज़्यादा लोगों को पता होता है। हमें जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए। हमें हरी सब्जियों को, जैसे ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, जो भी हरी सब्जियां हैं, फाइबर्स हैं जिसमें रेसे, जैसे मिलेट्स में रेसा सबसे अधिक होता है, जिसमें फाइबर्स अधिक हैं, हमें उसको सेवन करना चाहिए। तो हम अगर हेल्दी फूड लेते हैं तो इससे काफ़ी हद तक हमारा इम्यूनिटी अच्छी रहती है। खाना हम प्रायोरिटी बेसिस पर अपने जीवन में रखा करें। हम उसे इग्नोर करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, वो थोड़ा हमें अवॉइड करना चाहिए। फिजिकल फूड के मामले में बहुत लोगों को अवेयरनेस होती है। हमारा ये प्रोग्राम एनर्जी लेवल पे और माइंड लेवल पे अवेयरनेस फैलाने के लिए अधिक है। तो एनर्जी लेवल पे समझना है कि जब हम वातावरण में ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं तो हम फेफड़े से सांस लेते हैं। वैसे इंटरनली इसमें किडनी की एनर्जी का भी काम रोल होता है,
लेकिन माध्यम तो हमारे लंग्स हैं। तो अगर हम लंग्स की ऊर्जा को अगर हम बढ़ा सकें तो हम कम प्रभावित होंगे। तो लंग की ऊर्जा को कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तरीका है कि हमारी जो लंग मेरिडियन दोनों हाथों में जाती है, अंगूठे में आती है लंग का मेरिडियन, और टिप्स पर लंग मेरिडियन का 11वां पॉइंट होता है। तो जो 11 पॉइंट है LU1 से लेके LU11 तक, LU स्टैंड्स फॉर लंग, लंग 1 से लेके लंग 11 तक, इन 11 पॉइंट का अगर हम मसाज करते हैं, 11 पॉइंट में मसाज करना अगर मुश्किल लगे तो हम 2-4 मुख्य पॉइंट ले लें, जैसे कि LU5 हुआ, LU6 हुआ, LU7 है, LU10 पर हम कलर थेरेपी करके कर सकते हैं। LU10 को थोड़ा इसके कुछ प्रिकॉशन आ जाते हैं, उसको हम छोड़ लें। LU11 पर हम मसाज कर सकते हैं। और इन सभी में जो कोहनी के पास जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, LU5, LU6 और LU4 भी, इनका अधिक प्रभाव होता है, इनका अधिक महत्व होता है। तो हम इन दोनों हाथों में LU4, LU5, LU6 इन पर हम मसाज करें। एक्यूप्रेशर में मसाज करने का ढंग हमने कई बार देख चुके हैं। एक बार में लगभग हमें 2 मिनट का मसाज करना है और ऐसा 24 घंटे में लगभग 5 बार होना चाहिए। सर, क्या कलर थेरेपी का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल माना जा सकता है कि कलर थेरेपी अगर हम करते हैं तो ये एक्यूप्रेशर जो पॉइंट्स को हम इनकी जो मसाज कर रहे हैं ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो? कलर थेरेपी एक बहुत आसान और बहुत पावरफुल थेरेपी है। इसका एप्लीकेशन हर परिस्थिति में, हर रोग में किया जा सकता है और यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? लंग को कलर दिया गया है ब्राउन, तो ब्राउन कलर हम सुजोक के लंग मेरिडियन पर, जो इंडेक्स फिंगर में अंगूठे की साइड में आएगी, यहाँ पर 3 नाड़ी है, 3 मेरिडियन है, जो अंगूठे की तरफ वाली लाइन है उस पर हम पूरे रंग पे ब्राउन कलर लगा देंगे। तो ये बियोल यानी कि सुजोक मेरिडियन पर एक्टिवेशन हुआ। हम ओरिजिनल पॉइंट्स पर भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर हाथ में काफ़ी बड़ा एरिया हो जाएगा। अगर कोई कर सकते हैं तो LU6, LU5, LU4 इन पर भी लाल रंग, इस पर भी ब्राउन कलर, लाल रंग हृदय के लिए, हार्ट के लिए होता है। जो ब्राउन कलर होता है वो हमारे लंग्स के लिए होता है। तो लंग्स को और दोनों हाथों में हम करेंगे। और जो कलर थेरेपी होती है वो 6 घंटे के लिए होती है। 6 घंटे के बीच में अगर हाथ धोना पड़ जाए तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। टॉवल से हाथ पोंछने के बाद या जब भी ड्राई हो जाता है आप उसको फिर से रीअप्लाई कर लें। कलर लगाने में तो कोई मेहनत है भी नहीं, बहुत आसानी से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो कलर थेरेपी बहुत आसान है। और बच्चों के मामले में, बच्चे तो बहुत कलर देख कर खुश हो जाते हैं, तो बच्चों के मामले में तो और भी करना चाहिए और बड़े भी फायदा ले सकते हैं। सर, तो अब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जैसा कि आपने कलर थेरेपी का बताया और हमने आपसे एक्यूप्रेशर का भी समझ लिया, तो मैं अब आपसे ऊर्जा के तल पर समझना चाहूंगी कि ऊर्जा के तल पर हम कैसे काम करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है, मुझे बहुत खुशी है। हमें हमारा हेल्थ ऊर्जा पर निर्भर करता है। बाहर से कुछ भी अनफेवरेबल चीज आए जो हमारे लिए नेचुरल नहीं है, जो इजी नहीं है, हम वो बहुत इजीली टॉलरेट कर जाएंगे। अगर जब हम मजबूत हो और फिर कोई हम गिर जाएं या कोई मारे तो हमें फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, जो स्ट्रांग होते हैं, जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, लाइफ में अप एंड डाउन से उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कोई नाजुक होता है, कोई अगर हंसी मजाक भी कर दिया तो वो दिल पे ले लेता है, कोई रोने लग जाता है। तो इमोशनली कोई स्ट्रांग नहीं हो तो उसको बहुत दिक्कत है सोसाइटी में। हमें एनर्जी वाइज स्ट्रांग होने की भी यहाँ जरूरत है अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। इम्यूनिटी का एक मतलब हम एनर्जी तल पे समझ सकते हैं कि हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं वो ऊर्जावान है, प्राणवान है, स्वस्थ है। तो उसके लिए हमें ध्यान को अपनाना चाहिए। ध्यान को असिस्ट करने के लिए हम एक्यूप्रेशर का एनर्जी पर मसाज के द्वारा और कलर के द्वारा काम करने का फायदा ले सकते हैं। ध्यान में और एक्यूप्रेशर में ध्यान की विधि अधिक कारगर है। ध्यान में जब हम शांत होकर, शून्य होकर बैठते हैं तो हमारी सभी 72,000 नाड़ियों में एक साथ ऊर्जा बढ़ती है और जिस नाड़ी में ऊर्जा बढ़ने की जरूरत है उसमें बढ़ती है। जब हम एक्यूप्रेशर के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम एक टाइम में एक एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। और अगर हमने हमसे समझने में भूल हो गई, अगर किसी को सांस की तकलीफ हो रही है और हमें लगा कि अरे ये तो लंग पे काम कर रहे हैं, लेकिन
सांस लेने की जो ऊर्जा होती है लंग्स में, वो किडनी के कारण से आती है। अगर किडनी की ऊर्जा गड़बड़ है और आप लंग की मेडियन पे काम कर रहे हैं, तब तो ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। चलने पे जब सांस में तकलीफ होती है तब हार्ट का रोल होता है, दैट इज कार्डियोवास्कुलर कॉज। तो उसमें हमें हार्ट की नाड़ी पर काम करना है। अगर कोई लंग की नाड़ी पर काम करे तो फायदा नहीं होगा। तो एक्यूप्रेशर में काम करने के लिए आपको प्रिसाइज नॉलेज का होना कंपलसरी है, नहीं तो फायदा नहीं होता है। जो लोग कुछ लोग अगर कहीं कहीं बोलते हैं कि मैंने एक्यूप्रेशर किया या करवाया और मुझे फायदा नहीं हुआ, बहुत जगह पे ये कारण हो सकता है कि सही एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम नहीं हुआ। ध्यान में ऐसी कोई दिक्कत की संभावना ही नहीं है, क्योंकि उसमें एक साथ ऊर्जा आती है, ढेर सारी ऊर्जा आती है, और जहां पे ऊर्जा की जरूरत है वहां पे ऊर्जा पड़ती है। तो ध्यान हम अपने जीवन में सीखें और उसका रेगुलर अभ्यास करें। ध्यान ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन हाँ, अगर एक्यूप्रेशर भी समझ लेते हैं, कर सकते हैं तो करना चाहिए। सर, ये आपने बता दिया कि हम अपनी नाड़ियों पर कैसे काम करें। अब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या कोई साइकोसोमेटिक रीजन भी होता है आंखों में दिक्कत होने का? सर, आपसे समझना चाहूंगी कि क्या एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम पिरामिड्स को किस तरह से यूज करें, क्योंकि बात आंखों की आ गई तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? पिरामिड तो धरती ग्रह के लिए एक बहुत चमत्कारिक यंत्र है। अगर पिरामिड हमारे सिर के ऊपर होता है जिस समय हम ध्यान में होते हैं या जिस समय हम सो रहे होते हैं, बाकी समय भी जिस समय पढ़ाई कर रहे हैं या ऑफिस में हैं, पिरामिड अगर हमारे ऊपर है तो पिरामिड ये संसार ऊर्जा से चलता है। हम हर पल ऊर्जा को अपने भीतर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। मेरे एक्यूप्रेशर के अंदर 2-2 घंटे का एनर्जी क्लॉक बताया गया है। हम हर पल एनर्जी ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। जैसे हम नाक से श्वास लेते हैं वैसे हम एनर्जी भी लेते हैं और छोड़ते हैं। तो ये जो ऊर्जा चारों तरफ है, पिरामिड ऊर्जा को कंसंट्रेट कर देता है और वो हमें, अगर हम उसके नीचे बैठते हैं तो हमें भेजता है। तो हर एक व्यक्ति को पिरामिड का उपयोग अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। पिरामिड नीचे हम बैठ सकते हैं, पिरामिड नीचे हम सो सकते हैं, पिरामिड नीचे हम पढ़ सकते हैं। कोई भी काम अगर हमारी बैठने की एक फिक्स जगह है तो वहाँ पे हम पिरामिड लगा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान करके हमको पिरामिड की एनर्जी को हम पहले हम बढ़ाएं, और फिर एक बार जब एनर्जी आनी शुरू हो जाती है तो फिर एनर्जी वो लगातार आती रहती है। सर, तो क्या पिरामिड के ऐसे कोई चश्मे जैसा कोई यंत्र अगर हम उसको इस्तेमाल करें, उसको लगाकर हम लेट कर ध्यान करें, तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं? ऐसा भी यंत्र है। पिरामिड के पैड ऐसे आते हैं, बनाए गए हैं। जो जब आंखों का ऑपरेशन होता है तो आंखों पे पट्टी दी जाती है पहनने के लिए। तो वैसे में यहाँ पर पिरामिड के चिप्स उसमें हम बैठाए गए हैं। वैसे तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो जिनको भी आंखों की ऐसी कोई तकलीफ हो, वो पिरामिड का चश्मा पहनने से आप जल्दी हीलिंग और रिकवरी पाएंगे। अब यह पिरामिड अभी उतना पॉपुलर नहीं है, तो आपको यह पिरामिड ध्यान केंद्र पर मिल पाएगा। कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है। इजीली हर केमिस्ट दुकान पर अभी आपको पिरामिड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इसे मंगा सकते हैं और यूज कर सकते हैं तो आप इससे काफ़ी हद तक अपनी आंखों को ऊर्जावान बना सकते हैं और आपकी आंखें बेहतर होंगी। थैंक यू सो मच सर, जो आपने बताया कि हम पिरामिड का कैसे इस्तेमाल करके अपनी आंखों में जो अभी हम सभी को समस्या देखने को मिल रही है, लगभग सभी को समस्या आ रही है, तो हम कितनी जल्दी से निजात पा सकते हैं। इसके साथ ये समझना चाहूंगी कि क्या कोई साइकोसोमेटिक रीजंस भी होते हैं आंखों की समस्या के? जी, आंखें का काम होता है देखना। जो भी हमारे सामने है उसको देखना, उसको स्वीकार करना और उसको अपने भीतर ले लेना। जो दृश्य है, उस दृश्य से जो अनुभव है, तो जब हमारे भीतर देखना प्रभावित होता है, जब हम देखने के लिए कुछ तैयार नहीं है, तब हमें आंखों की समस्या होने की संभावना रहती है। तो आंखों का जब मामला है, अभी मैं पहले आंखों की इन जनरल बात कर रहा हूँ, फिर आंखों और पॉल्यूशन वाली रिलेशनशिप को बात करूंगा। तो आंखों का जहां भी मामला है वहां पे हमें अपने एक्सेप्टेंस लेवल पे काम करना है। हम बहुत बार अपने जीवन में अपनी प्रायोरिटी, अपनी प्रेफरेंसेस ऐसे रखते हैं कि ऐसा आदमी अच्छा है, ऐसा सिचुएशन अच्छा है, ये आदमी ठीक नहीं है, ऐसा सिचुएशन ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये बोलने की आदत हम बंद कर दें। भगवान पूरी दुनिया में हर तरह के लोगों को स्वीकार करता है, हर तरह की परिस्थिति को स्वीकार करता है। भाई गरीबी भी है, अमीरी भी है, दोनों को स्वीकार करता है। संत को भी स्वीकार करता है, क्रिमिनल को भी स्वीकार करता है। हमें स्वीकार भाव अपने भीतर बढ़ाने की जरूरत है।
जब स्वीकार भाव हमारे भीतर कम होता है तब हमें आंखों की समस्या आती है। मन के तल पर यही कारण है। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट हमने सीख लिया है। आप अपने LU5 को दबा सकते हैं, आप अपने अंगूठे के टिप्स को दबा सकते हैं। कोई भी रिलेवेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट को करते हुए आपको अफर्मेशन खुली आंखों से या बंद आंखों से करना चाहिए। मैं अपने जीवन में हर एक पर्सन को, हर एक परिस्थिति को स्वीकार करता हूँ। आई एक्सेप्ट एवरी पर्सन ऑफ माई लाइफ, आई एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन ऑफ माई लाइफ। और लुई हे की किताबों को अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें मिरर वर्क के बारे में बताया गया है कि आईने के सामने अपनी आंखों में देखते हुए आप इन बातों को कहें। तो जब भी आप आईने के सामने से गुजरते हैं तो आप अफर्मेशन प्रैक्टिस करें। और हम आईने के सामने तो कई बार गुजरते हैं, दिन में 2 बार 4 बार तो हर एक व्यक्ति जाता है। आप इंटेंशनली भी जा सकते हैं। आपको अफर्मेशन करना है, आपके आसपास कोई बड़ा आईना है तो उसके पास जाइए और उसको देखते हुए बोलिए। छोटा आईना को हाथ में पकड़ के भी कर सकते हैं, है ना। अफर्मेशन आंखों में देखकर बोलने से वो जल्दी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतरता है। अफर्मेशंस को माइंड में उतारना है तब उसका रिजल्ट आएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड में उतारने का एक जनरल तरीका है कि हम उसको कई बार बोलें। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना जल्दी रिपीटेशन होने की वजह से सबकॉन्शियस माइंड में उतर सकता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा पता है कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे उतारा जाए, जैसे रंग का प्रयोग हो सकता है। रंगीन चीजें हमें अधिक याद रहती है। आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा। तो अगर हम अफर्मेशंस को लिखें और अगर हम रंगीन कलरफुल पेंट से लिखें तो हमारे भीतर अफर्मेशन जल्दी उतरेगा। अफर्मेशंस और साइकोसोमेट्रिसिटी का कनेक्शन हर जगह पर है। हमें समझने की और स्वयं के मन पर काम करने की जरूरत है। तो सर, जैसा कि अभी आपने बताया, आंखों के बारे में आपने बताया इन जनरल, तो क्या अभी जो पॉल्यूशन से रिलेटेड जो परेशानी चल रही है, क्या वहां पर कुछ और अफर्मेशंस, कुछ और काम कर सकते हैं हम? यस, यहाँ पर ना हमें अपने टॉलरेंस कैपेसिटी को बढ़ाना है। जब पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो जिनकी इम्यूनिटी बॉर्डर लेवल पे है वो प्रभावित हो रहे हैं। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो इस सिचुएशन में भी कंफर्टेबली सर्वाइव कर रहे हैं। वैसे उनके हेल्थ को थोड़ा थोड़ा नुकसान भीतर के तल पे तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं है कि उनका हेल्थ प्रभावित नहीं हो रहा है, लेकिन अभी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो एकोमोडेट कर पा रहे हैं, टॉलरेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें यह देखना है कि हम टॉलरेंस कैपेसिटी को बढ़ाने की सोचें। हम कैसे बढ़ा सकते हैं? माइंड लेवल में जब काम करना है तो हमें अपनी दिव्यता को स्मरण करना चाहिए। अपने मेडिटेशन में हमने सुना होगा कि हम शरीर नहीं ऊर्जा है, और जब ऊर्जा है तो ऊर्जा की तो कोई लाइफ होती नहीं है। ऊर्जा तो अनादिकाल से है और अनादि अंत तक रहेगा, अंत तो जीवन का है नहीं। तो अगर हम ऊर्जा के तल पे अपने आप को महसूस करना शुरू कर लेते हैं तो हमें यह भी रियलाइज होगा कि हम एक शाश्वत चेतना है। शाश्वत चेतना जैसे आध्यात्मिक कंसेप्ट्स पे अगर ज्यादा हम ना भी जाए तो हम यह जाने कि जो शरीर हम अपने आप को आईने में देखते हैं हम सिर्फ वो नहीं है, उसके अलावा भी हम कुछ है। तो जो भी शरीर का लिमिटेशंस है, जब हम शरीर से सूक्ष्म तल पर ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, ऊर्जा से सूक्ष्म तल पर चेतना को महसूस कर रहे हैं, तो स्थूल शरीर की लिमिटेशंस हमारे ऊपर लागू नहीं होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ध्यानियों के जीवन में स्थूल शरीर का लिमिटेशंस अगर उसके जीवन में ध्यान अच्छे से उतर गया है तो वो उतनी लागू नहीं होती है। पॉल्यूशन को हमारे जीवन में हमारे ऊपर पॉल्यूशन हावी हो रहा है तो हम अपने आप को कमजोर मान रहे हैं। अपने आप को कमजोर ना माने। आप लाचार नहीं है, आपकी किस्मत खराब नहीं है। आपको अपने आप को मजबूत बनाना है। सोशली आपको आवाज रेज करनी है। फिजिकली और एनर्जी अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना है। खुश रहना है। माइंड के लेवल पे यह भी एक बात है, जितने खुश हम रहते हैं हमारी इम्यूनिटी उतनी अच्छी रहती है। अगर हम डिप्रेस में हो जाए, अगर हम सैड हो जाए, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है और कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा तो इम्यूनिटी तो डाउन होगी। आपको जल्दी कोई भी प्रॉब्लम जल्दी होगी। इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ हम प्रभावित हो जाएंगे। तो स्ट्रांगनेस,
जो स्ट्रांगनेस का जो मेन सोर्स है वो तो डिविनिटी है, दिव्यता। तो ध्यान से वो मुख्य रूप से हमारे भीतर आ सकती है। ध्यान के अलावा थोड़ा हम आध्यात्मिक जगहों पर थोड़ा जाया करें, आध्यात्मिक ज्ञानियों की बातों को सुना करें, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने से भी हम जान सकते हैं। और जैसे भगवत गीता में आता है कि यह जो आत्मा है, इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती। तो अगर शस्त्र नहीं काट सकता, अगर अग्नि नहीं जला सकती, तो क्या पॉल्यूशन इसे अफेक्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो लेकिन हम अपनी दिव्यता को भूल चुके हैं ना। तो यह भी, इस पर भी काम करने की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार को नहीं करना चाहिए, हमें सरकार को नहीं करना चाहिए। प्लांटेशन होना चाहिए, हरियाली होनी चाहिए। जितनी हरियाली होगी प्लांटेशन होगा, और पॉल्यूशन वाले इंडस्ट्रीज शहर में ना हो, पॉल्यूशन करने वाले फैक्ट्रीज शहर में ना हो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव तो रेगुलेशन तो बेटर सर, होना बिल्कुल चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ इस पर कि सरकार को काम करना चाहिए। जी। लेकिन कहीं ऐसी बातें भी हैं, हम जानते हैं, हम सुनते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है, प्लांटेशन का काम भी किया जा रहा है। लेकिन जब इस देश के नागरिक होते हुए पृथ्वी पर हम स्वयं उपस्थित हैं, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बन जाती बिल्कुल है। बनती है। तो हमें क्या कुछ करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम घर से बाहर निकल रहे हैं, कहीं हमें जाना है, तो बजाय कि अपना पर्सनल व्हीकल लेने की जगह हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का यूज करें। क्योंकि अगर आप बाहर निकलो तो आप देख रहे हो वाहनों की कतारें ही कतारें हैं। आप खुद एक वाहन में बैठे हो, आप बोल रहे हो कि सबको क्या जरूरत है निकलने की, इस टाइम पर क्यों निकलना है, या फिर सबको निकलना है तो एक वाहन से क्यों नहीं। तो यहाँ पर काफी सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। इस पर भी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि हम मतलब इस देश के नागरिक होते हुए पृथ्वी पर हम लोग उपस्थित हैं, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है सरकार के अलावा। देखिए इसमें क्या, हम इसमें ऐसा देखा जाएगा कि हम मेटलिज्म की तरफ काफी ज्यादा झुक रहे हैं, और इस मामले में हम वेस्ट को ज्यादा कॉपी कर रहे हैं। जो आध्यात्मिक जीवन होता है वो काफी हद तक सादगी वाला होता है, सिंप्लिसिटी वाला होता है। लेकिन हम हर फैमिली मेंबर के लिए एक गाड़ी होना एक फैशन समझते हैं, एक अपना बड़प्पन समझते हैं। तो हमें मेटलिज्म के आवेश में नहीं पड़ना चाहिए, और यह देर सवेर कभी ना कभी हमारे में प्रभावित करता है। हम थोड़े दिखाने के लिए चीज़ों को हम ना करें। अगर वास्तव में ज़रूरत है तो इट्स ओके। हम हमारे पड़ोसी को दिखाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, वो एक गलत आदत है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर जहाँ तक हो सके करेंगे तो उससे भी ट्रैफिक कम होगा। तो थोड़ा ट्रैफिक कम होगा, वाहन कम चलेंगे तो पॉल्यूशन भी थोड़ा कम होगा। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सच है। सर, अब ये तो हमने चर्चा कर ली पॉल्यूशन के ऊपर कि हमें पॉल्यूशन से किस तरह से बचना है, हमें किस तरह से अपनी नाड़ियों पर काम करना है, और एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करके हम किस तरह से अपनी आंखों का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। सर, जैसे कि अभी पॉल्यूशन पर हम बात कर रहे हैं, तो पॉल्यूशन से बचने के लिए लोग एयर प्योरीफायर्स घर पर लेकर आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं अपनी प्रकृति से दूर हो रहे हैं। कई ऐसे पौधे भी होते हैं जो एयर प्योरीफायर का काम करते हैं, तो उनके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हमने मेटलिज्म की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा झुककर तो हमने पॉल्यूशन क्रिएट किया जी। ज़्यादा गाड़ियां हैं, हमें ज़्यादा फैशन चाहिए, हम हर चीज़ों को लेविशली ज़्यादा से ज़्यादा हम इंजॉय करना चाहते हैं, सिंप्लिसिटी को हम थोड़ा भूल रहे हैं। तो उपभोग करने की टेंडेंसी, मेटलिज्म से तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, यह एक बड़ा फैक्टर है। अब उस प्रॉब्लम में हम जब आ गए तो भी हम नहीं समझ रहे हैं, उस प्रॉब्लम को भी हम मेटलिस्टिक तरीकों से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉल्यूशन आया है तो प्यूरीफायर, नेचुरल प्यूरीफायर करने के लिए इन जनरल तो हर एक पेड़ पौधे अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत से रिसर्च हुए हैं तो उससे भी पता चलता है कि कुछ पौधे विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। अगर हम वैसे पौधे जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में विशेष उपयोगी है, अगर एक घर में एक फैमिली मेंबर या फिर एक घर में भी अगर 10 से 12, और इसमें से बहुत सारे पौधे इंडोर भी होते हैं, हम अपने कमरों में भी रख सकते हैं, हमने बालकनी में रख सकते हैं, अपनी छत पे रख सकते हैं। तो ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाले पौधे अगर हम लगाएंगे तो बिना प्यूरीफायर के भी हम अपने कमरे की पॉल्यूशन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। हमें सब कुछ मशीनी ढंग से जो हमारे भीतर सोचने की आदत बन गई है उससे हम बाहर आना है। जीवन सिर्फ मशीन नहीं है, जीवन मुख्य रूप से प्रकृति है। प्रकृति से हमें ज़्यादा जुड़ना है, प्रकृति से अपने आप को सुरक्षित करना है।
अगर हम मशीन के कारण प्रॉब्लम में आए हैं और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मशीन में जा रहे हैं, यह बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। और पॉल्यूशन को हटाने के अलावा जो हम वायुमंडल की क्वालिटी में, जो श्वास में हम जो क्वालिटी को एक फोकस करें, तो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि प्राण ऊर्जा का भी महत्व है। और प्राण ऊर्जा तो लिविंग प्लांट है, तभी हम पा सकते हैं। वो कितना भी हाई टेक्नोलॉजी, बेस्ट टेक्नोलॉजी है, प्राण ऊर्जा को मशीनों से नहीं बढ़ाया जा सकता है। सर, ये तो बात रही कि पॉल्यूशन को किस तरह से हम कम करें, हमारा क्या इनिशिएटिव हो सकता है, और पॉल्यूशन के कारण जो हमारी आंखों में जो दिक्कत आ रही है उसको हम कैसे ठीक करें। तो अब मैं आपसे समझना चाहूँगी, एलर्जीज़ पर चर्चा करना चाहूँगी कि कई तरह की एलर्जीज़ लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, करनी पड़ जाती हैं। तो अब मैं आपसे वही समझना चाहूँगी कि एक जो इनमें से एक प्रॉब्लम है आँखों की एलर्जी की, आँखों में जो समस्या पॉल्यूशन से हो रही है, उस पर हमने चर्चा कर ली। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या आँखों में जो प्रॉब्लम, ये जो इचिंग की या रेडनेस की प्रॉब्लम आ रही है, क्या ये किसी चीज़ से, एलर्जी से भी हो सकता है? एलर्जी टेक्निकली दुनिया की किसी भी चीज से, कोई भी खाने वाली चीज से, कोई भी जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो भी हमारे घर के आसपास चीजें होती हैं, पेंट हुआ, कोई किसी भी चीज से हो सकती है। बस जिससे ज्यादा एलर्जी कॉमनली होती है, हम उसको बोलते हैं कि इससे एलर्जी होती है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। अब यहाँ पे एलर्जी को अगर हम साइकोसोमेटिक्स लेवल पे देखें, तो यह भी पुअर एक्सेप्टेंस के कारण से है। अगर हमारे जीवन में स्वीकार भाव है, एलर्जी में क्या हो रहा है कि कोई पार्टिकुलर चीज आई और हमारे भीतर प्रॉब्लम शुरू हो गई। हम इसी को जोड़ें कि कोई पार्टिकुलर पर्सन हमारी लाइफ में या हमारे विजन फील्ड में आया और प्रॉब्लम शुरू हो गई। कोई पार्टिकुलर सिचुएशन हमारी लाइफ में आई और प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो किसी एक ऑब्जेक्ट से एलर्जी हो रही है, सभी वजह से एलर्जी नहीं हो रही है। तो उसी वजह से एलर्जी क्यों हो रही है? क्योंकि हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे। तो एलर्जी के मामले में भी अगर हम मन के तल पर देखें, तो हमें अपने भीतर स्वीकार भाव को बढ़ाना है। हम यह बार बार सोचें, बार बार बोलें कि मैं अपने जीवन में सभी कुछ स्वीकार करता हूँ, और अगर मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिससे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो हो सकता है वहां पे मुझे कुछ सीखना हो। भगवान हमारी लाइफ में कोई ऐसे ही क्यों भेज रहा है? हो सकता है कुछ कर्मा बैलेंस करना हो सकता है मुझे कुछ पार्टिकुलर लेसन सीखना हो, या कोई लेसन अगर समझ में नहीं आए तो पेशेंस सीखना भी एक बहुत बड़ी बात है। हर एक व्यक्ति के जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। बिना धैर्य हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आध्यात्मिक साधना में भी धैर्य का बहुत महत्व है। तो धैर्य अगर होगा तो एक्सेप्टेंस अच्छा रहेगा। हम किसी चीज को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम किसी चीज का प्रतिरोध नहीं करेंगे, हम किसी से लड़ेंगे नहीं। अलग अलग लोग अलग अलग सिचुएशन से लड़ते हैं, चैलेंज की तरह लेते हैं, बोलते हैं ये तो इसको मैंने चैलेंज लिया है, मैं इसको करके दिखाऊंगा। ये चैलेंज वर्ड बोलना, सोचना ही एक प्रतिरोध है। आप लड़ रहे हैं, अरे लड़ने की जरूरत क्या है? लड़ने की जरूरत कभी किसी चीज से नहीं है। चैलेंज की तरह कभी कोई सिचुएशन को मत देखें। हाँ, सीखना है, हाँ मुझे ये करना है, मैं इसे करूंगी, मैं इसे कर लूंगा, ऐसे सोचिए। और आप जब डिसिप्लिन रखेंगे, कोशिश करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो कर लेंगे। लाइफ में कोई चैलेंज ना रखें, लाइफ में कोई रेसिस्टेंस ना रखें, लाइफ में किसी चीज को रिजेक्ट ना करें। हाँ, ये चॉइस है कि मैं इस चीज को पसंद करता हूं, मैं इस काम को पसंद करता हूं। लेकिन जब कोई मजबूरी बस आ ही जाए तो हम उससे लड़े नहीं, उसको रिजेक्ट ना करें। साइकोसोमेटिस्टिक लेवल पे एक्सेप्टेंस लेवल को हम बढ़ा लेंगे तो एलर्जी को हम काफी हद तक अपने जीवन में कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मन के तल पे काम करना जो है एक गहन, एक डीप प्रोसेस है। माइंड से थोड़ा इजी वे में हम एनर्जी पर काफी काम कर सकते हैं। एनर्जी पर काम करना थोड़ा इजी है माइंड के रेस्पेक्ट में। नाड़ियों को अगर पहचान लेंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट को पहचान लेंगे, तो आप उस पर मसाज करके, उस पर काम करके अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। सर, तो इस पर हम एनर्जी लेवल पर कैसे काम कर सकते हैं? यस, तो हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। तो एनर्जी मेडिसिन के लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं कोल्ड ची। कोल्ड ची ठंडा नहीं होता, वो फिजिकल से मीनिंग ऑफ वर्ड वो आता है जी, तो हम उसमें नहीं जानना है। ये एक तरह हमारे भीतर जो मजबूती लाने वाली चीज है उसके कंट में है।
तो हमें अपनी बॉडी में कोल्ड ची को बढ़ाना है। हम अपने शरीर में और खासकर अपर बॉडी में अगर हम कोल्ड ची को बढ़ाएंगे, लंग्स में, हार्ट में, जो लंग है और हार्ट है, एनर्जी मेडिसिन में इन और यांग का कंसेप्ट है। इन और यांग, इन जो है वो पृथ्वी की ऊर्जा है, यांग जो है वो सूर्य की ऊर्जा है। इन जो है वो सॉलिड ऑर्गन की ऊर्जा है, यांग जो है वो हॉलो ऑर्गन की ऊर्जा है। तो हम अगर इन ऑर्गन की ऊर्जा को बढ़ाएंगे, और सबसे ज़्यादा बॉडी में हमारे इन होता है हार्ट में और लंग में, तो अगर हम हार्ट की एनर्जी को और लंग की एनर्जी को, और एनर्जी भी 5 तरह की होती है, एक ऑर्गन की, एक मेरिडियन की मुख्य रूप से 5 एनर्जी होती है, 5 के अलावा भी और भी है। तो अब इन 5 में कोल्ड ची, एक ची का नाम समझ लीजिए, उसको हमें बढ़ाना है और उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें मसाज करना है। तो हमारी कोहनी पर, एल्बो पर कोल्ड ची के पॉइंट्स होते हैं। तो हमारे हाथ में और पैर में अंदर की तरफ और बाहर की तरफ 3-3 नाड़ियां होती हैं। तो इन तीनों नाड़ियों के कोल्ड पॉइंट जो है, HT3 हार्ट की नाड़ी, PC3 वो भी हार्ट से काफी हद तक जुड़ा हुआ है, और LU5 लंग का 5वां पॉइंट। हम इन तीनों का अगर मसाज करते हैं, तीनों को एक्टिवेट करते हैं, हम कोहनी पर हाथ रखें और उसको मसाज करें 2 मिनट 3 मिनट, ऐसा एक हाथ पे करना है, ऐसा दूसरे हाथ पे करेंगे। पैर पे भी पेट के बल लेटकर ये दूसरे को करना पड़ेगा पैर पर। हम वहां पे भी घुटने के पीछे वाले हिस्से को हम मसाज करेंगे। तो जब हम इसको मसाज करेंगे तो कोल्ड टाइप ऑफ ची हमारे भीतर बढ़ेगी, और ये हमें रेजिलियंस देगा, प्रतिरोधक क्षमता, और हम एलर्जी से, डस्ट से प्रभावित कम होंगे। एनर्जी लेवल पर काम करके हम अपनी लाइफ को काफी कंफर्टेबल बना सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने जो बताया कि हम किस तरह से अपनी आंखों की समस्या जो हमें पॉल्यूशन से या फिर एलर्जी से हो सकती है, उसको हम किस तरह से थोड़ा सा कम कर सकते हैं और उसके साथ ही ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप समझना चाहूँगे आपसे कि रनी नोज की समस्या भी लोगों को होती है। एलर्जी से कई बार ये सामने आता है कि छींक पे छींक आ रही है, रनी नोज की समस्या आ रही है, तो इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? किन चीज़ों से हमें यहाँ पर एलर्जी की बात सामने आ सकती है? देखिए, जब एलर्जी हो रही है, एलर्जी को जनरेट करने वाला जो पार्टिकल हमारी बॉडी में आ रहा है, जिस भी जगह से आएगा, जो भी ऑर्गन, जो भी बॉडी पार्ट सामने आ रहा है, और अगर उसकी एनर्जी अच्छी नहीं है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो वो प्रभावित हो रहा है और प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर नाक के माध्यम से डस्ट या कोई दूसरे एलर्जेन, पॉलेंस, जिससे फूलों में पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो एक फूल से जब फल बनता है, तो वहाँ जो पॉलेंस हैं, उस पॉलेंस, डिफरेंट पॉलेंस से भी बहुत लोगों को एलर्जी हो जाता होती है ना। तो अब अगर श्वास के माध्यम से कुछ गया और फिर हमारा जो नेजल ट्रैक्ट है, जो साइनसेस हैं, अब उसमें एलर्जी हुई, तो फिर हमारी बॉडी उसको निकालना चाहेगा, और निकालने के लिए लिक्विड एनवायरनमेंट पैदा करेगा। तो जो कोल्ड हो रहा है वो वस्तुतः हमारी बॉडी की तरफ से उसको बाहर निकालने की कोशिश चल रही है। ओके। तो सफाई ज़्यादा जरूरी है, सिर्फ कोल्ड बंद हो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर कोल्ड आपने बंद कर दिया और जो सफाई होनी थी वो सफाई नहीं हुई, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। वो सफाई हो जाए, और सफाई होते होते ऐसा हो कि हमारा कोल्ड ठीक हो जाए। तो डिटॉक्सिफिकेशन का यहाँ पे महत्व हो जाता है। हमारी बॉडी में अगर टॉक्सिन पहले से भरा हुआ हो, तो थोड़े से भी एलर्जी से, थोड़े से भी डस्ट से हम प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने जीवन में हम पहले ही अपना हेल्थ का ध्यान रखते हैं, हमारे शरीर में मोटापा नहीं आने देते, हमारे शरीर में आलस्य नहीं आने देते, हमारे शरीर में टॉक्सिन नहीं आने देते, है ना। आप सिग्निफिकेंट डिटॉक्सिफिकेशन आप 12 महीने अपना करते रहते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते रहते हैं, कभी कभी नवरात्र के टाइम पे, एकादशी के टाइम पे फास्ट करते हैं, पूर्णिमा के टाइम पे फास्ट करते हैं, अगर आप ध्यान बढ़ाना चाहते हैं तो। जो भी आपका ओकेजन हो फास्ट करने का, किसी भी ओकेजन में फास्ट किया जा सकता है। जितना हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करें या फास्टिंग करें, उतना हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी और उतना हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, हम एलर्जी से प्रभावित नहीं होंगे।
सर जैसे कि आपने बताया कि हमें डिटॉक्स करना चाहिए, तो हाँ जी। जल नीति की भी बात सामने आती है कि जल नीति भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। यस। तो मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगी, अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी आपसे कि जल नीति आखिर क्या होता है? हाँ, जल नीति एक बहुत ही अच्छा यौगिक प्रोसेस है जिसको मैं भी काफ़ी लंबे समय तक प्रयोग करता रहा हूँ। बचपन में मुझे भी साइनस की प्रॉब्लम थी, तो और फिर मैंने कहीं योगा योगा सीखा और योगा टीचर ने जल नीति बताया। बिहार स्कूल ऑफ योगा के योगा टीचर थे। जल नीति में करता रहा और उससे काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ। तो अभी भी कभी-कभी मैं जल नीति करता हूँ। जल नीति में क्या करते हैं हम, एक जल नीति का पॉट होता है, एक छोटा-सा लोटा समझिए, छोटा-सा बड़ा मग, और उससे एक नली निकली होती है, जो टिप पर थोड़ी सॉफ्ट होती है, और उसको हम नाक की एक तरफ से लगाते हैं और उसके अंदर हम गुनगुना पानी, थोड़ा-सा नमक मिला हुआ, जैसा समुद्र का पानी होता है, थोड़ा-सा नमकीन, क्योंकि हमारी बॉडी में वो, अगर हमारी उस जो पानी हम अपने शरीर में डाल रहे हैं और हमारी बॉडी का जो इंटरनल है वो ऑस्मोलैरिटी सेम हो तो अच्छा रहता है। तो वो गुनगुना पानी, नमक वाला पानी हम अपने नाक से एक तरफ से डालते हैं और बस अपने मुंह को थोड़ा सा खोलते हैं, तो हम वो पानी खुद ब खुद बहता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हमें कुछ विशेष रूप से कोई सांस लेने की प्रक्रिया नहीं करनी है। ये बहुत आसान है। बस पहली बार आपको किसी, जिसने जल नीति पहले कभी किया हो या किसी योग शिक्षक के मार्गदर्शन में करना चाहिए। ये पहली बार करने में कभी कभार, मतलब जल नीति जब आप समाप्त करते हैं, जब छोड़ते हैं और जल नीति आपने समाप्त, खत्म हो गया और आपने पानी निकाल दिया, जल नीति जब खत्म हुई तो ये अब आपने पॉट हटाया और यहाँ से पानी आ रहा है, अब इधर का पानी जब आ रहा है और निकल रहा है तब तक आपको झुके रहना है और पानी को गिरने देना है, मुंह से सांस लेते रहना है। आपका सब कुछ ओवर हो गया, फिर भी आपको अपने नाक से पानी पूरी तरह से बाहर निकालना है। अगर कोई जल्दबाजी करे और नाक से पानी नहीं निकाले तो बहुत रेयर कभी कभी किसी को कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और साइड इफेक्ट भी क्या होगा, थोड़ा हेडेक होगा, थोड़ा अनईजी रहेगा नाक में, कोई मेजर साइड इफेक्ट भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी हम साइड इफेक्ट क्यों लें, तो तरीके से सीख कर हम करेंगे। तरीके से सीखने के लिए आप किसी योग शिक्षक के पास जाइए या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले किया हो, तो एक बार सीख लेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाता है। बिल्कुल, बहुत 10 साल का बच्चा भी अगर ठीक से समझ ले उसको आसानी से कर सकता है। जल नीति में साइड इफेक्ट नहीं है और फायदे बहुत ही बहुत है। जिस तरह से हम घर की सफाई करते हैं, घर की धुलाई करते हैं, समझिए कि आपका जो नेजल ट्रैक्ट है उसकी धुलाई हो गई। धुलाई हो गई तो जो अंदर डस्ट है, अंदर गंदगी है, वो बाहर निकल गया। बाहर निकल गया तो आप अच्छा फील करेंगे, है ना। आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डस्ट वाले एरिया में रहते हैं या पॉल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं, तो आपको फ्रिक्वेंट इंटरवल पे, सप्ताह में 2 दिन 4 दिन, और वैसे बहुत सारे योगी ऐसे हैं, योग के साधक, जो हर दिन कर लेते हैं। तो एक बार रूटीन बन जाता है तो ज़्यादा समय नहीं लगता, फिर तो आप बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नाक की सफाई मुझे करनी चाहिए तो आप जल नीति कर सकते हैं। जल नीति से बहुत फायदे हैं। थैंक यू सो मच सर, जो आपने बताया कि हम अपनी नाक का ध्यान किस तरह से रख सकते हैं और जो स्नीजिंग की समस्या होती है वो किस तरह से हम अगर डिटॉक्स करें तो उसमें बहुत फ़ायदा हमें मिलता है। सर अगर किसी को स्नीजिंग फिर भी होती है और ज़्यादा होती रहती है तो उसके लिए क्या कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जिससे कि उसमें राहत मिल सके? यस, बहुत अच्छा। हमारे कलाई पर LU7 से LU9, 7, 8, 9 का हमें आगे पीछे मसाज करना चाहिए। अगर हम ये मसाज करते हैं दोनों हाथों में तो स्नीजिंग में, कोल्ड में हम बहुत अच्छा फायदा पाते हैं। LU7, LU8, LU9 के अलावा हम सुजो कॉरेस्पॉन्डेंस, जो हमारा नाक का कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया है, हम उसका मसाज करेंगे। यहाँ पर हम लौंग का दाना, अगर घर पर हम हैं तो लौंग का दाना लगा के हम टेप से छोड़ सकते हैं 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए। तो ये लौंग का जो है वह भी वहाँ पर नाक की एनर्जी को वो एक्टिवेट करेगा, वहाँ की एनर्जी को बैलेंस करेगा। तो हम मेन एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मसाज कर सकते हैं और हम सुजोग पे कर सकते हैं। ऐसा हम दोनों हाथों में और दोनों पैरों में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, जो आपने बताया कि हम कितने आसानी से, देखा जाए तो अपने ये जो स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती है इससे राहत पा सकते हैं। इसी के साथ मैं बढ़ूंगी एक और एलर्जी की ओर, जो कि है स्किन एलर्जी। क्योंकि स्किन एलर्जी जब लोगों को होती है तो बहुत ज़्यादा अनईजी फील होने लगता है। किसी को स्किन एलर्जी में रैशेस होने लगते हैं तो किसी को इचिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इनके पहले मैं कारण समझना चाहूँगी।
सबसे मेन कारण मैं साइकोसोमेटिसिटी पर फोकस करना चाहता हूं कि हम मन के तल पे समझें। स्किन जो है वो हमारे सेल्फ वर्थ को बताता है। जब हम अपने आप को वैल्यूबल समझते हैं, ना तो जरूरत से ज़्यादा ना जरूरत से कम, हमारा जो प्रकृति प्रदत्त भगवान के द्वारा दिया गया जो रोल है, उस रोल को समझते हैं और निभाते हैं। हम अपने आप को छोटा नहीं मानते और हम अपने आप को बड़ा अहंकारी नहीं मानते। कभी भी हमारा कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, कभी कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब हम अपने आप को प्राकृतिक रूप से स्वीकार करते हैं, अपने रोल को समझते हैं, निभाते हैं, तो हमारा स्किन ठीक लगता रहता है। सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ पर काम करने की जरूरत है जब स्किन एलर्जी हो तो। नाड़ियों के तल पर हम जिस बॉडी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे एनर्जी हो, उसके ऊपर और नीचे के एक्यूप्रेशर पॉइंट को समझें और वहां पे मसाज करें। तो कोल्ड पॉइंट थोड़ा समझना है और हमें उसका मसाज करके उसको ठीक रखना है। कोल्ड पॉइंट हमारी कोहनी पर होता है, जो इन मेरिडियन पृथ्वी प्राण वाली नाड़ियां हैं उसकी। जो यांग मेरिडियन है उनके कोल्ड पॉइंट जो है वो हमारे फिंगर के बेस पर होते हैं, हमारे हाथों के फिंगर के बेस पे और पैरों के फिंगर्स के बेस पे। तो हम सभी उंगलियों के बेस का मसाज अगर करते हैं तो यह भी कोल्ड पॉइंट को बढ़ाने के लिए अच्छा है और इस तरह से हमारे भीतर हम इम्यून रहेंगे इन सभी सिचुएशन से। सर, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी, कुछ एलर्जीज जो होती हैं, जैसे कि दवाइयों के द्वारा जो एलर्जी होती हैं या पैड्स के द्वारा जो एलर्जी होती हैं, इन पर चर्चा आपसे करना चाहूंगी। तो हालांकि दवाइयों का हम जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि हम मतलब हमारा हमेशा से ही सिद्धांत रहता है नो डॉक्टर नो मेडिसिन। तो स्टिल जो लोग मेडिसिन लेते हैं, कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमारा कहीं ना कहीं दायित्व ये भी बन जाता है कि हम पीएमसी हिंदी के माध्यम से उनको भी थोड़ा सा सलाह दें कि अगर आपको जो दवाइयों से एलर्जी हो जाती है तो उनको वो कैसे कम करे, उससे कैसे निजात पाए। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो ड्रग एलर्जी या फिर मेडिसिन एलर्जी हम इसको बोले, इसको हम किस तरह से देखें और किस तरह से इसका क्योर करें। देखिए, हर एक एलोपैथी मेडिसिन एक केमिकल है, केमिकल फैक्ट्री के अंदर बनाया गया केमिकल है। तो अब फैक्ट्री में जो बनाया हुआ केमिकल जो हमारी बॉडी का अपना नहीं है, बॉडी उसको बहुत बार स्वीकार नहीं करता है। और ये एक तरह से एक समझिए कि एक ब्लेसिंग छुपी रूप से है, क्योंकि आप परेशान हो रहे हैं तो हो सकता है इस कारण से आप सीखने के लिए ओपन होंगे कि अगर दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है तो क्या और भी कुछ उपाय हैं। और उपाय तो बहुत सारे हैं। हम आध्यात्मिक उपाय पे ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं कि अपने मन पे काम कर सकते हैं। एनर्जी की भी हम काफ़ी बात करते हैं, एक्यूप्रेशर की और सुजोग की। जहाँ पे सिर्फ एक्यूप्रेशर और सुजोग की बात करी जाती है वो ज़्यादा डेप्थ में बात करते हैं। हम भी बात कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है तो हम सिर्फ एक्यूप्रेशर की गहराई में ज़्यादा नहीं जानते। तो हम अपने मन पर काम कर सकते हैं, हम अपनी ऊर्जा पे काम कर सकते हैं, हम अपने ऑरा पे काम कर सकते हैं। ऑरा को भी क्लीन करने से हम बहुत अच्छा रिजल्ट पाते हैं। बहुत बार हम अपने फूड पर काम कर सकते हैं। तो घबराने की और अपने आप को लाचार या कमजोर समझने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने आप को लाचार नहीं मानते, मजबूर नहीं मानते और अपने आप पे काम करते हैं, अपनी ऊर्जा पे और मन पर, तो आप बिल्कुल अपने आप को इन सभी सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। रोग का निदान दवाइयों में नहीं है, यह बात हमें समझ लेनी चाहिए। और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें दवाइयां लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती हैं। अगर दवाइयों में इलाज होता तब तो दवाई लेने से बीमारी ठीक हो जाती है और दवाई बंद हो जानी चाहिए थी। लेकिन हम बहुत सारे डायबिटीज के मरीज को जानते हैं, बीपी के मरीज को जानते हैं, अस्थमा के मरीज को जानते हैं, थायराइड के मरीज को जानते हैं, जिसमें दवा जो है लाइफ लॉन्ग लेनी है। तो सर, इसको ये समझ सकते हैं कि कोई भी बीमारी दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती, उनको टेम्परेरीली रोका जाता है। हाँ। उनको दबाया जाता है कि वो शारीरिक तल पर, या फिर हम बात करें कि हमें दिखाई ना दे, हमें नजर ना आए। तो कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट्स तो देखने को मिल ही सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, दवाई वर्ड भी ऐसा है, दवाई जो है वो बीमारी को दबा देती है जी। वो बीमारी को ठीक नहीं करती है, बीमारी को दबा देती है। टेम्पररी सिम्टम्स रिड्यूस होते हैं, लेकिन जिस चीज को भी दबाया जाता है वो कभी ना कभी तो उभर कर आएगा, बिल्कुल बाउंस बैक करेगा। हाँ। तो हमें दबाने की नहीं, समझने की जरूरत है। अगर दवाइयों से एलर्जी हो रही है तब तो समझिए ये ब्लेसिंग है कि आपको प्रकृति जो है वो धक्का दे रही है कि समझो दवाइयों से हटके भी और इलाज होता है क्या। पहले उन्हें हमें ट्राई करना चाहिए। जो भी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, अल्टरनेटिव मेडिसिन है,
नेचुरोपैथी, क्रिस्टल हीलिंग, एसेंशियल ऑयल, चक्रा हीलिंग, अपने माइंड पे काम करना, माइंड पे काम करने के लिए एनएलपी है, हिप्नोसिस है, बहुत सारी दर्जनों विधियां हैं, एक्सेस कॉन्शियसनेस है। तो हमें अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ों का, स्पिरिचुअल चीज़ों का पहले उपयोग करना चाहिए और दवाइयों को लास्ट रिजॉर्ट रखना चाहिए। और अगर हम सिर्फ दवाइयों को लास्ट रिजॉर्ट रख के चलते हैं कि पहले मैं 1 महीने या 1 हफ्ते मैं खुद से अपनी डायरेक्ट स्पिरिचुअल तरीके से काम करूंगी, और जब ऐसा काम किया जाए तो ज़्यादातर टाइम में बीमारी ठीक हो जाती है, या ठीक अगर नहीं भी हुई हो, अगर कम होना शुरू हो गई हो तो समझ आ जाता है कि अगर थोड़ा सा एफर्ट किया है, कम हो रहा है, पूरा एफर्ट करेंगे तो पूरा ठीक हो जाएगा। बहुत बार हमको लगता है कि हमने तो एफर्ट पूरा किया, लेकिन ज्ञान भी तो बहुत डीप है। किसी भी एक बीमारी पे काम करने की हम कई तरीके से काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो और तरीका क्या हो सकता है, मैं वो सीखूंगा और वो करूंगा, ज़्यादा लगन से करूंगा तो और बेहतर रिजल्ट आएंगे। अगर हम 80% 90% बीमारियों को भी अगर ठीक कर सकते हैं बिना दवाई, मन पर काम करके, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हर बीमारी में जहाँ पर डॉक्टर ने, यहाँ तक कि अगर सर्जरी भी बोली हुई हो, तो पहले हमें 3 महीने के लिए, अगर किसी बीमारी में 3 महीने का अगर समय ले सकते हैं, नहीं तो 1 महीने का समय ले सकते हैं कि 1 महीने में अगर मैं देर से कराऊँ सर्जरी तो क्या ज़्यादा दिक्कत है। अब उस 1 महीने में आप लगन से आप समझिए, सीखिए, कीजिए, बॉडी को डिटॉक्स कीजिए। फास्टिंग बहुत फायदेमंद है। ना कोई भी रोग हो, अगर आपको वीकनेस, कमजोरी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा आप दुबले पतले नहीं है, या प्रेगनेंसी नहीं है, तो बहुत ईजिली फास्ट किया जा सकता है। बाकियों में भी फास्ट आपको किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में करना चाहिए। एक्सपर्ट के सुपरविजन में कोई भी व्यक्ति फास्ट कर सकता है। हाँ, जब खुद से कर रहे हो तो आप रिजनेबली ओके हो तो आप फास्ट कर सकते हैं। इवन डायबिटिक्स भी फास्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों को भ्रम होता है कि डायबिटीज में तो बोलते हैं कि थोड़ा देर में खाते रहना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास कुछ खाने पीने की चीज़ें रखिए, मीठी चीज़ें, गुड़ हो सकता है या कुछ भी। अगर आपको चक्कर आता है तो आप ले लेंगे, वैसे ज़्यादा केस में आता नहीं है। हम डर के अपने आप को कमजोर बना लेते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, समझने की, सीखने की, जानने की जरूरत है। हम दवाओं से बचें और अपनी प्राकृतिक चिकित्सा, खुद से प्राकृतिक चिकित्सा और आध्यात्मिक चिकित्सा करें। ओके, थैंक यू सो मच सर। ये जो आपने बताया कि हम किस तरह से हमें मेडिसिन को थोड़ा सा साइड करके अपना थोड़ा सा अपने पर काम करना चाहिए और हमें स्पिरिचुअल साइंस की ओर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सर, इसके साथ ही मैं आपसे समझना चाहूंगी कि पेट एलर्जी का भी नाम सुनने में आता है कि पेट एलर्जी किसी को हो जाती है, तो ये क्या होता है, इसको किस तरह से समझे? देखिए, यहाँ पे भी ना मैं ऐसा कहूँ कि हमारे भीतर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गई है। हम फॉरेन ब्रीड्स को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। जो हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे समाज में जो हो, अगर हम उसी प्रजाति, लोग क्या गलती करते हैं, लोग दिखावे के चक्कर में जो ठंडे प्रदेश में रहने वाले कुत्ते हैं उनको अपने गर्म प्रदेश में रख लेते हैं। अब ट्रांसपोर्ट सुविधा अवेलेबल है और चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं, आ जाती हैं चीज़ें, क्योंकि वो उनका प्राकृतिक इन्वायरमेंट नहीं है। जो नस्ल भारत देश की हैं, उन नस्लों के पेट्स को हमें रखना चाहिए, उनसे एलर्जी की संभावना कम है। और फिर हर एक चीज़ को मेंटेन करने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है ना। एक्सपर्ट्स आपको चाहिए, आपको उसके गाइड चाहिए, ट्रेनर चाहिए, उनके नियमों को फॉलो करना चाहिए। अब आप उनको छू रहे हैं तो फिर आप बाद में, फिर आपको अपना भोजन छूने से पहले या ऐसे भी हाथ धोना चाहिए। अब अगर क्लीननेस का अगर ध्यान रखेंगे, अगर हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो पेट की एलर्जी थोड़ी कम होगी। फिर अगर घर में ला रहे हैं पेट्स तो परिवार में सभी लोगों का कंसेंट भी लेना चाहिए। अब एक पर्सन लाना चाह रहा है, दूसरा पर्सन नहीं चाह रहा है, और फिर दूसरा पर्सन ना नहीं बोल पा रहा है, तो फिर तकलीफ हो जाएगी ना। हमारे भीतर में स्वीकार भाव नहीं है तो वो किसी न किसी ढंग से प्रकट हो। स्वीकार भाव पर काम करना है, अपने भीतर एक्सेप्टेंस को बढ़ाना है। अगर आप लोकल ब्रीड जो बाहर देश में रहने वाले हैं उनको साथ कर रहे हैं, स्वीकार भाव अच्छा है, तो पेट एलर्जी जनरली नहीं होनी चाहिए।
सर जैसे कि जो आपने बताया कि बाहर से जो हम ब्रीड्स को लेकर आते हैं, तो कहीं न कहीं उस प्रदेश से यहाँ पर आने में उनको भी तकलीफ़ों का सामना बिल्कुल, करना पड़ता बिल्कुल, होगा। सही बात। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि अपने सिर्फ़ अपने शो ऑफ के चक्कर में हम किसी और को भी तकलीफ़ ना ना दें, दें, क्योंकि यस। उनमें भी प्राण है, उनमें भी शक्ति है, सहनशीलता और सेंसिटिविटी हम कहेंगे जी, कि सहन शक्ति उनमें है, लेकिन लिमिटेड ही होती है सब में, क्योंकि वो किसी और प्रदेश से आ रहे हैं। तो सेंसिटिव वो भी हो जाते हैं। तो यस, हमें कहीं न कहीं इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपना जो भी कदम है वो उठाएँ, जिससे कि हम भी सेफ रहें और उनको भी तकलीफ ना हो। राइट। तो सर इसके साथ ही एक और जो एलर्जी पर मैं आपसे समझना चाहूँगी, एक है फूड एलर्जी। हुँ। तो फूड एलर्जी को हम कैसे देखें? फूड एलर्जी क्या है? देखिए, आयुर्वेद में कहा गया है ईट सीज़नल एंड रीज़नल। जो हमारे जिस प्रदेश में हम रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, उस राज्य में या आसपास के राज्यों में जो अनाज या जो भी खाने-पीने की चीज़ें होती हैं, हमें उसका सेवन अधिक करना चाहिए। अब कोल्ड स्टोरेज के कारण बेमौसम भी फल मिलते हैं और हम उसको खाकर सोचते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप सीज़नल फल खाएँगे तो तब आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी, है ना? हमेशा सीज़नल चीज़ों पर खाने में ज़्यादा फ़ोकस करें। उस प्रदेश का, कभी कहीं पे घूमने गए, उस एरिया का क्या फूड है, ना सिर्फ शौक के लिए बल्कि रेगुलर बेसिस पे भी आपको वही फूड लेना चाहिए। तो ये बात तो हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए वो एक बात है। अब अगर फूड एलर्जी हम हमारे लिए शाकाहारी भोजन अच्छा है, हम सिर्फ शाकाहारी भोजन लेने के लिए ही आपको रिकमेंड करते हैं। मांसाहारी भोजन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। अपने पेट को शमशान घर ना बनाएं, है ना? मुर्दा घर ना बनाएं। शाकाहारी भोजन प्लांट फूड ही हम ले रहे हैं और यह बात अब मेडिकल साइंस में भी आने लग गई है, लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर। बहुत सारे डॉक्टर्स जो लाइफस्टाइल मेडिसिन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक नया ब्रांच है, सभी डॉक्टर नहीं जानते, लेकिन बहुत डॉक्टर पढ़ रहे हैं, तो वह डॉक्टर भी अब बहुत बोलते हैं जिन्होंने पढ़ा है कि प्लांट फूड ही हमारे लिए बेटर है। अब अगर प्लांट फूड आप ले रहे हैं, लोकल रीजनल फूड ले रहे हैं और उसके बाद भी अगर एलर्जी हो रही है, तो हमें एक फैक्टर को समझना है जो डॉक्टर मसारू इमोटो ने एक्सपेरिमेंट किया था जापान में, काफी कई साल हो गए इस बात को, कि हर एक वाटर मॉलिक्यूल अपने भीतर इमोशंस को कैरी करता है। जो भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं उसके भीतर उसको जिन लोगों ने कैरी ट्रांसपोर्ट किया है, उनका इमोशन, उनका वाइब्रेशन वहां पर आ जाता है ना? हम जब खाते हैं तो हम सिर्फ फिजिकली नहीं खाते, हम एनर्जी भी खाते हैं। जिन लोगों ने उसको यूज किया है, टच किया है, कैरी किया है, हैंडल किया है, उनकी एनर्जी भी हमारे भीतर थोड़ी बहुत जाती है। अब हम तो सब कंट्रोल नहीं कर सकते, रेगुलेट नहीं कर सकते। हमें लोकल रीजनल शाकाहारी भोजन करना चाहिए और भोजन को बनाने से पहले और खाने से पहले डिविनिटी से जुड़ना चाहिए। भोजन बनाने से पहले महिलाएं ध्यान में थोड़ी देर बैठकर, थोड़ा ध्यानमय होकर भजन गाते हुए या सुनते हुए भोजन को बनाएं। जब हम भोजन करने बैठ रहे हैं और भोजन का ही मामला है, तो एक बात अच्छी होनी चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ भोजन करें अगर कर सकते हैं तो, या मैक्सिमम ओकेजन पे। भोजन को करने से पहले हम उसको ब्लेस किया करें। अपना मिनट 2 मिनट के लिए हम ध्यान लगाएं, आंख बंद करके सांसों को पर ध्यान लगाएं, अपने आप को थोड़ा शांत करें। शांत होते हुए हम दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। उस ऊर्जा का एहसास अगर आपके भीतर हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो उसके लिए रेगुलर ध्यान आपके जीवन में होना चाहिए। जब ऊर्जा से आप जुड़ गए हैं तो भोजन के ऊपर हम हाथ रखते हुए यह भाव करें कि यह जो भोजन है ये एक दिव्य भोजन है, ये परमात्मा के द्वारा उत्पन्न किया गया भोजन है, भगवान की शक्ति से ही तो उत्पन्न होगा। तो ये एक दिव्य भोजन है और इस दिव्य भोजन की दिव्यता को ऊर्जा देकर मैं इसे बढ़ा रहा हूं। हाथों से मेरी ऊर्जा जा रही है और यह ऊर्जा की जो वाइब्रेशन है वो डिवाइन हो रही है, स्पिरिचुअल हो रही है। बहुत लोग हाथों को ना रखकर डायरेक्ट उसके ऊपर एनर्जी विजुलाइज करते हैं कि इस भोजन के ऊपर से दिव्य ऊर्जा इस पर बरस रही है और इसका वाइब्रेशन चेंज हो रहा है और वाइब्रेशन स्पिरिचुअल हो रहा है। हम भोजन को धन्यवाद भी दे सकते हैं। अगर हमें भूख लगी हुई है तो भोजन को जब हम खाएंगे तो यह हमारे भीतर की तृप्ति का एहसास देगा,
हमारी भूख को शांत कर देगा। तो भोजन को आप एडवांस में धन्यवाद दे सकते हैं कि मेरा भूख शांत करने के लिए आपको धन्यवाद। तो धन्यवाद देने से अगर आप किसी पर्सन को धन्यवाद दें तो वो पर्सन खुश अच्छा महसूस करता है। तो वाइब्रेशन और चेतना तो हर चीज में है। तो अगर आप अन्य को, अपने भोजन को अगर धन्यवाद दे रहे हैं तो उसकी वाइब्रेशन भी अच्छी हो जाएगी, वो भी खुश हो जाएगा। और खुश, जब भोजन खुश हो तो वो आपको एलर्जी नहीं करेगा। यह बात बहुत साइंटिफिकल माइंड के पर्सन, लॉजिकल माइंड के पर्सन को थोड़ी समझ में आनी थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जिनको फूड एलर्जी है, आप नियम से 1 महीने इसको करके देखिए। 1 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और हमारी बॉडी में पहले से बहुत सारी चीजें जा चुकी हैं। 1 महीने करके देखना चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि हाँ इसका रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। और आपको रिजल्ट जरूर आएगा। जो भोजन से, हाँ ये भोजन शाकाहारी होना चाहिए और लोकल होना चाहिए, वो एक मेन फैक्टर हम देख लें। अब ये नहीं है कि हम कुछ भी, किसी भी भोजन पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नॉनवेज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सात्विक भोजन तो होना ही चाहिए। सात्विक भोजन पर आप साथ में ये ऐड ऑन कर लेंगे तो आप बिल्कुल हर तरह के भोजन को बहुत आसानी से खा सकते हैं। फूड एलर्जी आपको नहीं होगी। सर जैसे कि सुनने में आता है कि किसी को पीनट से एलर्जी है, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, तो क्या हम इसी जो पैटर्न है इसको फॉलो उस दौरान भी कर सकते हैं कि अगर पीनट से एलर्जी है किसी को? तो देखिए, ग्लूटेन एलर्जी, जो व्हीट से एलर्जी होती है, तो यहाँ पे व्हीट के मामले में तो व्हीट से अच्छा मिलेट्स है। मिलेट्स भारत देश का है, व्हीट जो है वो इम्पोर्टेड है। अब चूंकि कई डिकेड से आ रहा है तो हमको इम्पोर्टेड जैसा नहीं लगता, लेकिन व्हीट की जो पहली पैदावार है वो भारत देश की नहीं है। तो अगर ग्लूटेन या व्हीट से एलर्जी है फिर तो हमें मिलेट्स पे शिफ्ट करना चाहिए, वहां पर हम इस टेक्निक का प्रयोग ना करें। लेकिन पीनट का मामला है या ऐसे कोई दूसरी चीज़ों का है तो हम ये भोजन को ब्लेस करने का हम प्रयोग करें, और 1 महीने के प्रयोग में लाभ हमें जरूर मिलेगा। एलर्जी का प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच सर, जो आपने इतनी सारी जानकारी, इतनी सारी नॉलेज हमारे साथ शेयर की। इसके साथ ही बताया कि हमें जितनी तरह की एलर्जीज होती हैं, कई तरह की एलर्जीज हैं, और इनमें से हमने जो अभी पॉपुलर टर्म्स हैं उनके बारे में समझा, और इनको हम कैसे कम करें, कैसे इनको ख़त्म करें, इस पर हमने चर्चा की। और इसी के साथ इस सभी जानकारी के लिए, सभी नॉलेज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन यदि आपके मन में कोई भी सवाल है आज के टॉपिक से रिलेटेड या फिर आपकी किसी समस्या से रिलेटेड, तो आप सवाल वो हमें ज़रूर भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल भेजिए। सवाल में आपने अपनी जो भी समस्या है वो आप अपने लैंग्वेज में, जैसे हिंदी या इंग्लिश, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आप उसमें लिख करके भेजिए। और अपनी जो समस्या है, जो बीमारी आपको है, उसको अपने शब्दों में लिखें कि आपको कोई भी बीमारी है, आपको सर में दर्द है तो आपको सर में दर्द कैसे है, या जो भी समस्या है आप अपने शब्दों में लिखकर भेजें, जिससे कि आपकी समस्या को डायग्नोस करके, समझ के उसका समस्या का समाधान देना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, और जिससे कि आप बहुत जल्दी इस पर भी, जो भी आपकी समस्या होगी उसको खत्म कर पाएंगे, उस पर काबू पा पाएंगे। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।